डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, यह लेक्चर है आपका डीजल पावर प्लांट के ऊपर। ये आपका नया यूनिट है जो मैं इस वीडियो से शुरू करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं डीजल पावर प्लांट का जो बेसिक्स है मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, और थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो ये लेक्चर जो है वो आपका है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है डीजल पावर प्लांट के ऊपर, ठीक है। इसमें मैं लेआउट वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बेसिकली आपको थोड़े वर्किंग वगैरह के बारे में समझा दूंगा, और लेआउट वगैरह के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस चीज़ को लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे डीजल पावर प्लांट, ठीक है। डीजल पावर प्लांट जो है होता क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अगर बिजली पैदा करनी है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो आपको जो ऑल्टरनेटर है उसका प्राइम मूवर को घुमाना पड़ेगा। ये बात जान के रखिए, ठीक है। अब वो प्राइम मूवर को घुमाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक में हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइम मूवर को हम मूव करा रहे थे टरबाइन के थ्रू, और टरबाइन पे पानी गिर रहा था, ठीक है। तो हमने वाटर को यूज़ किया प्राइम मूवर को मूव कराने के लिए, तो वो बन गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट। अगर हम स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, हम स्टीम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जब इनपुट चेंज होगा तो वो पावर प्लांट का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा वर्ड से क्लियर, जैसे डीजल पावर प्लांट, तो इसमें क्या होता है कि हम डीजल इंजन यूज़ करते हैं प्राइम मूवर को घुमाने के लिए, ठीक है। और यही प्राइम मूवर जब घूमता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीजल पावर स्टेशन। तो डीजल पावर स्टेशन वो पावर स्टेशन है जहां पर हम डीजल इंजन को यूज़ करते हैं प्राइम मूवर को घुमाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब डीजल पावर स्टेशन का जो है वो कैपेसिटी कम होता है इन कंपैरिजन टू स्टीम एंड हाइड्रो पावर, है ना। तो इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि जो आपका डीजल पावर स्टेशन है उसका इंस्टॉलेशन एरिया छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे अगर आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस या मॉल वगैरह में जाएंगे तो उसके अगर आप बैक साइड में देखिएगा तो एक जनरेटर टाइप का लगा हुआ होता है, तो वो डीजल पावर स्टेशन ही आपका होता है। तो वो एक्चुअली इमरजेंसी पावर के लिए होता है या क्रिटिकल लोड को सप्लाई करने के लिए होता है। वो बिल्कुल एक पूरे मोहल्ले को या पूरे कॉलोनी को नहीं सप्लाई दे सकता वो, ठीक है। इसमें डीजल इंजन को हम इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं। ये हम आपका सिलेबस में भी है कि टाइप्स ऑफ इंजन एंड देयर वर्किंग, तो उसका एक अलग लेक्चर लूँगा मैं आपको, ठीक है, जिसमें आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है कि फ्यूल तो हम जलाते हैं स्टीम इंजन, स्टीम पावर प्लांट में भी, और डीजल पावर प्लांट भी हम फ्यूल जलने की बात बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है। तो डीजल इंजन में आप जो फ्यूल जलाते हो वो इंजन के अंदर जलाते हो, और स्टीम जो आपका पावर प्लांट है, स्टीम इंजन कंबशन है, उसमें आप जो फ्यूल जलाते हो इंजन के बाहर जलाते हो, है ना। तो ये है आपका मेन डिफरेंस। तो ये कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड द स्टीम इंजन। तो डीजल इंजन में कंबशन ऑफ फ्यूल कहाँ होता है, इनसाइड द इंजन, और आपका स्टीम इंजन में कहाँ होता है कंबशन, आउटसाइड द इंजन, ये होता है आपका, ठीक है। अब ये है कि कैसे इलेक्ट्रिक पावर हम प्रोड्यूस करते हैं डीजल पावर प्लांट को हम यूज़ करके, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट में बेसिकली ऐसे वर्ड से ही क्लियर है, डीजल आपका एक फ्यूल यूज़ होगा, ठीक है, और फ्यूल को हम जलाएंगे इंजन के अंदर, और जो केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल है वो कन्वर्ट होगा आपका हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और वही जो कपल्ड होता है डीजल इंजन आपका अल्टरनेटर के साथ, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यही मेन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये सफिशिएंट होगा आपके आंसर के लिए, है ना। तो दिस इज योर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर डीजल पावर स्टेशन,
ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल किसी का भी दो ज़्यादा नहीं होता, 3-4 लाइन का ही होता है जिस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। बाकी तो उसकी एक्सपांड मतलब इसकी वर्किंग जो होती है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में होती है, तो उसको हम लेआउट के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली डीजल पावर जो प्लांट है वो काम कैसे करता है। ठीक है, बेसिकली इसमें मैं आपको एक वर्किंग ही दिखाऊंगा और थोड़ी उन्हें चीज़ें बताऊंगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे, हम लोग लेआउट के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आज के लेक्चर सुनने के बाद आपको डीजल पावर प्लांट का कुछ बेसिक हो जाए आपके दिमाग में और ये समझ में आ जाए कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली डीजल पावर प्लांट में जो मेन पार्ट होते हैं वो आपका एक प्राइम मूवर होता है और आपका एक स्टार्टिंग सिस्टम होता है और लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, कूलिंग सिस्टम, एयर इनटेक और फ्यूल सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए ये सारे पिस्टन जो है वो ऐसे मूव करते रहते हैं और इसी पिस्टन से, यही पिस्टन जो है आपका, ये आगे जा करके आप देखेंगे अभी यहाँ दिखाएगा, वो आपका प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ रहता है जो अल्टरनेटर के प्राइम मूवर को घुमाता है। ठीक है, तो जब प्राइम मूवर आपका अल्टरनेटर डीजल इंजन का हो तो उसको हम डीजल पावर स्टेशन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, कि यानी कि अगर आपका प्राइम मूवर को घुमाने के लिए अगर आप डीजल का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डीजल पावर प्लांट। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है इसका। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखिए क्या क्या है आपका। ठीक है, एक पार्ट तो आपका हो गया प्राइम मूवर। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग एयर टैंक है, एयर प्रोसेसर है, ये आपका कूलिंग सिस्टम हो गया, है ना, और ये आपका जो हो गया पूरा कूलिंग सिस्टम है, ये आपका हो गया स्टोरेज सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, एयर इनटेक सिस्टम हो गया। तो बेसिकली यही आपका होता है डीजल पावर प्लांट में। ठीक है, तो प्राइम मूवर, अब प्राइम मूवर जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम मूवर को हम मूव कराते हैं इंजन के थ्रू। तो आपका इंजन जो है, जो डीजल इंजन है, वो 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और हम कंपेयर भी करेंगे कि दोनों में एफिशिएंट कौन है और वर्किंग किसकी अच्छी है। तो ये है बेसिकली। अब देखिए स्टार्टिंग सिस्टम जो आपका बेसिकली है, इसमें आपका मल्टी इंजन सिस्टम होता है। ये मैं क्यों मल्टी इंजन बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये एक इंजन है, ये एक इंजन है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इंजन लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी इंजन सिस्टम। एक इंजन से एक ही आपका पिस्टन मतलब एक ही आपका स्ट्रोक चलेगा। अगर आपका 2 स्ट्रोक इंजन है तो एक से आपका 2 स्ट्रोक, दूसरे से 2 स्ट्रोक, मतलब ऐसे करके। तो हम यही डिपेंड करता है कि आप कितना जो पावर आउटपुट चाहते हो डीजल पावर प्लांट से, उसके अकॉर्डिंग आपका जैसा लोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ इंजन जो है वो वेरी करता जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है इनिशियल रोटेशन ऑफ द जो शाफ्ट है इंजन को शुरू करने के लिए, वो आपका इससे प्रोवाइड हो जाता है। तो इसको आप मैनुअली भी शुरू कर सकते हो। जैसे देखिए घरों में जो जनरेटर वगैरह होता है उसमें आप क्या करते हो, हाथ से घुमाते हो, लेकिन जब आपका सिस्टम बड़ा हो तो उसको आप हाथ से नहीं घुमा सकते, है ना। तो उसमें आपको जो है कंप्रेस्ड एयर आपको यूज़ करना पड़ता है फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। तो एक बार आप घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका जो है, आपका देखिए है ना, ये आपका क्या क्या है, ल्यूब ऑयल टैंक है, पंप है ना। उसके बाद आपका फिल्टर है और ये आपका फिल्टर है, फिर आपका ये ऑयल कूलर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। अब देखिए यहाँ से जो है आपका ऑयल जाएगा ऊपर, और ऑयल जाता है ऊपर तो ये फिल्टर होता है पहले यहाँ पे। तो जैसे ये जो है आपका फिल्टर जो है आपका फिल्टर करने के लिए होता है, जो भी आपका पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है उसको, जो आपका है उसको हटाना। तो लुब्रिकेशन ऑयल को भी हम फिल्टर करके ही बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पंप यूज़ करते हैं और ये एग्जॉस्ट आपका गैस है आउटसाइड, जो एग्जॉस्ट सिस्टम से आपका जो है वो बाहर निकल जाता है। और साइलेंसर तो हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो डीजल इंजन से आवाज़ जो आती है, अब जैसे आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो आपका डीजल इंजन आ रहे हैं जो जनरेटर, उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, तो क्या होता है आपका साइलेंसर लगा होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद ये है आपका एयर इनटेक सिस्टम। जो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हम खींच रहे होते हैं, तो एयर इनटेक सिस्टम के आगे भी आपका ये फिल्टर लगा हुआ होता है। ये फिल्टर क्या करता है, आपका जो डस्ट पार्टिकल एयर में प्रेजेंट है उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देता है ना, ताकि आपका जो है एयर में ऐसा कोई पार्टिकल ना रह जाए जिससे कि कंबशन में इफेक्ट पड़े। उसके बाद ये होता है आपका स्टोरेज टैंक।
स्टोरेज टैंक से आपका जो ऑयल है वो जाता है डे टैंक में। डे टैंक वो टैंक है जहाँ पर आपको डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है डीजल लगता है। तो स्टोरेज टैंक अलग होता है, डे टैंक अलग होता है। स्टोरेज टैंक में आपका ऑयल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डे टैंक में आप ऑयल उतना ही रखोगे, रेगुलेट करोगे जितना आपको यूज़ होता है। और ये जो स्टोरेज टैंक से डे टैंक में जाता है, तो इसके ये जो है ट्रांसफर टैंक के थ्रू, ट्रांसफर पंप के थ्रू ये काम करता है। तो ट्रांसफर पंप जो है वो ऑयल खींच करके डे टैंक में भेजता है। तो ये है आपका। तो यहाँ पर भी जो आपका होता है, तो ये जो सिस्टम आपका लगा हुआ है स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर जो है वो ऑयल में से ऑयल को फिल्टर आउट करता है, जो भी आपका मोटा पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है तो उसको क्लीन करता है। और ये ओवरफ्लो पाइप है, मान लीजिए कि अगर आपका जो है ऑयल ज़्यादा हो गया आपका, तो फिर ये वापस जो है ऑयल को वापस स्टोरेज टैंक में ये भेज देता है। ठीक है। उसके बाद आपका फ्यूल सिस्टम आता है। अब देखिए वहाँ से फ्यूल आया और ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है। देखिए ये सारे इंजन में फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। अब प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर में हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं इंजन के अंदर। ठीक है। और ये है आपका कूलिंग सिस्टम। ठीक है। ये आपका यहाँ से जो है, देखिए कूलिंग सिस्टम है, तो पूरे इंजन को ठंडा रखने के लिए होता है। ये ऊपर में भी लगा है और ऐसे भी नीचे की तरफ से कूलिंग के लिए जाता है। जब ये कूलेंट जो है ये सारा हीट ले लेता है, तो इसके बाद फिर हम इसको भेजते हैं एयर रेडिएटर के पास नॉर्मली, है ना। तो एयर रेडिएटर में जाके ये कूलेंट फिर ठंडा होता है, फिर वापस उसको हम फिर रेगुलेट करते हैं। देख रहे हैं, ये एयर रेडिएटर है आपका। तो जब एयर रेडिएटर थ्रू जब ठंडा हो जाता है कूलेंट, तो फिर हम वापस आपको हम वापस भेज देते हैं। ठीक है। तो ये है आपका जो वीडियो था। ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली मैंने ब्रीफ दे दिया आपको, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके एक आगे भी पढ़ेंगे हम। अब ये है, एक क्वेश्चन आता है आपको कि आप जो है डीजल पावर प्लांट का जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हो, जो आपका पहला टॉपिक है। तो ये है आपका पीक लोड प्लांट। पीक लोड प्लांट मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपका थर्मल पावर प्लांट है ना, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट है। तो पीक लोड के टाइम पे, पीक लोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका, अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूँ, तो अगर मान लीजिए कि आपका टाइम यहाँ पे बनाइए और यहाँ पे लोड बनाइए, तो किस टाइम में कितना लोड आ रहा है, मान लीजिए आपने ऐसे जो है पॉइंट बना लिया और ये जो है आपका ऐसे करके आप ग्राफ बना लिए। तो आपको पता है कि इस टाइम पर आपका लोड जो है ये पीक लोड टाइम है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, और अगर आपका जो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट अगर इस पीक लोड को नहीं अगर फुलफिल कर पाता है, तो इस टाइम में आप क्या करोगे, इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपना डीजल पावर प्लांट को ऑन कर दोगे, और वो काम, और वो जो है थर्मल या हाइड्रो के साथ मिलकर काम करेगा और जितना आपका पीक लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है। तो ये फंडा होता है बेसिकली। उसके बाद होता है आपका मोबाइल प्लांट। मोबाइल प्लांट क्या होता है कि जैसे अगर आपको कहीं इमरजेंसी पावर चाहिए, तो एक बड़ा सा ट्रॉली होता है, ट्रॉली के ऊपर हम डीजल पावर स्टेशन को रखते हैं और वो फिर हम उसको अलग अलग जगह जाके सप्लाई देते हैं। जैसे जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, मॉल की बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उनको पावर चाहिए ना, तो पावर तो कहाँ से लेते हैं वो, तो डीजल पावर प्लांट का वो फंडा यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है स्टैंड बाय यूनिट। स्टैंड बाय यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, आपका मान लीजिए कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आप जो है वो सप्लाई कर रहे हो ग्रिड से, या फिर आप पोल से सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या करोगे, डीजल पावर प्लांट लगा दोगे। ठीक है। ऐसे करके। तो मान लीजिए कि अगर कभी आपको इसको मेंटेनेंस करना पड़ा, ठीक है, मान लीजिए आपको कभी इसको मेंटेनेंस करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, पावर इससे सप्लाई करोगे, ये स्विच ऑन करोगे, इसको ऑफ करके बाहर निकाल दोगे। तो जब तक आप मेंटेनेंस करोगे तब तक आपका जो डीजल पावर प्लांट है वो पावर सप्लाई करता रहेगा। तो ये स्टैंड बाय यूनिट है, मतलब एक जो यूनिट है जिसको हम स्टैंड बाय में रखते हैं कि आपका जो पावर का लॉस जो है वो ना हो। या फिर जैसे कभी कभी क्या होता है, स्टीम पावर स्टेशन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर बॉयलर सेक्शन जो है मान लीजिए वो फेल कर गया, नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में आप डीजल पावर प्लांट को यूज़ करके पावर सप्लाई कर सकते हैं और तब तक आप अपना बॉयलर को सही कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद होता है इमरजेंसी प्लांट। इमरजेंसी प्लांट में ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा लोड है ना जिसको आपको पावर चाहिए ही चाहिए हमेशा, यू कैनॉट अफोर्ड द पावर लॉस ऑफ दैट वन, कंटिन्यूस चाहिए। जैसे इमरजेंसी लोड और कंपलसरी लोड वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे एरिया में इमरजेंसी और लोकल लोड कौन कौन से हो सकते हैं, आपका हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में आपको हमेशा पावर चाहिए, तो मान लीजिए कि पावर कट पूरे एरिया में हो गया, ठीक है, उस केस में आपके पास इमरजेंसी क्या हुई, इमरजेंसी ये हुई कि हॉस्पिटल में पावर सप्लाई जाना चाहिए, आप हॉस्पिटल में भेज दो डीजल पावर प्लांट यूज़ करके, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इन इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोसेस इज सच दैट कॉन्टिन्यूस पावर इज मस्ट, जहाँ पे चाहिए। इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हो और करते करते इंडस्ट्री का पावर चला गया, तो आप वहाँ पे रोक तो नहीं सकते प्रोसेस को, तो वहाँ डीजल पावर प्लांट से आप सप्लाई दे दो, अपना प्रोसेस करो, और जब आपका पावर रिस्टोर हो जाए तो फिर आप लगा दो उसको, ठीक है। तो वहाँ पे हम डीजल पावर प्लांट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नर्सरी स्टेशन, ठीक है। When a new power station is constructed or in absence of main grid, a diesel power station is to supply in a small town. क्या होता है कि जब नया पावर स्टेशन बनता है तो उसका जो वर्किंग होता है उसको हम सपोर्ट करते हैं आपका डीजल पावर स्टेशन के थ्रू। तो एक स्मॉल टाउन का पार्ट है वो डीजल पावर स्टेशन से आप उसको सप्लाई करिए, और जब तक वो नया पावर स्टेशन जो है बन के तैयार होता है तो तब तक आप डीजल पावर स्टेशन से सप्लाई देते रहिए, ठीक है। फिर स्टार्टिंग स्टेशन क्या होता है, जैसे आपका कोई भी स्टीम पावर प्लांट है उसमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पावर चाहिए उसको, तो वो कहाँ से लोगे आप, तो डीजल पावर प्लांट से आप उस स्टार्टिंग पर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपको डीजल पावर प्लांट शुरू करना है, तो जैसे आप क्या करोगे, डीजल पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट का जो यूनिट है उससे कनेक्ट कर दोगे। उसमें क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट में जैसे आपको अगर पल्वराइजेशन ऑफ कोल करना है, ट्रॉली बेल्ट घुमाना है ना, तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आप डीजल पावर प्लांट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है सेंट्रल स्टेशन। अब मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते लार्ज स्केल के लिए, लेकिन छोटे जगह के लिए आप कर सकते हैं ना, जैसे 3-4 घरों को देना है तो वहाँ पे एक सेंट्रल सेक्शन आप बना करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ आवर डीजल पावर प्लांट। अब आता है साइट सिलेक्शन, क्या होना चाहिए डीजल पावर स्टेशन का, मतलब कहाँ पे इसको सिचुएट करना चाहिए। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। तो देखिए, चाहे वो कोई भी पावर स्टेशन हो, ये पॉइंट हमेशा रहेगा कि लोड सेंटर से जितना पास हो सके उतना पास होना चाहिए। ये आपका हाइड्रो पावर स्टेशन में भी लागू है, थर्मल में भी लागू है, विंड में भी है, सोलर में भी है। तो कि कोई भी पावर स्टेशन, ये कॉमन सेंस है कि लोड सेंटर से पास में होना चाहिए ताकि आपका ट्रांसमिशन लाइन का लॉस और कॉस्ट घट जाए। उसके बाद एबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की एबिलिटी हमेशा होनी चाहिए फॉर द कूलिंग पर्पस। फिर फाउंडेशन कंडीशन ये कहता है कि आपका सॉइल जो होना चाहिए ये जो है वो मजबूत होना चाहिए। ये हमने आपको हाइड्रो पावर प्लांट में भी बताया था कि फाउंडेशन जो होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका वो लोड को सह सके। तो साइट सिलेक्शन का देखिए, आप चाहे कोई भी पावर प्लांट पढ़िए, साइट सिलेक्शन का पॉइंट्स लगभग सेम रहेगा 80 to 85% हर जगह पे। तो अगर आपको एक का याद है तो दूसरे का भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्सेस टू द साइट, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, मतलब रेल रोड होना चाहिए। फिर फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि आपका साइट सिलेक्टेड शुड बी नियरर टू द सोर्स ऑफ द फ्यूल, है ना। मतलब जैसे आपका अगर कहीं से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रिफाइनरी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और आपका डीजल पावर प्लांट बहुत दूर है, तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ जनरेशन बढ़ गया। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है थोड़ा बाकियों से अलग है, बाकी ये जो 4 पॉइंट हैं ये बाकियों का कॉमन। उसके बाद है एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि इसको आप लोड सेंटर के नज़दीक में कर सकते हैं इंस्टॉल, छोटा सा होता है, लेआउट बहुत सिंपल होता है, और इसका जो स्टार्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं और लोड को बहुत जल्दी ये पिक कर लेता है। इसमें कोई स्टैंड बाई लॉसेज नहीं होता। अगर आप डीजल पावर प्लांट को बंद भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टैंड बाई लॉसेज नहीं। स्टैंड बाई लॉसेज का मतलब ये होता है कि अगर आप प्लांट को बंद कर दो तो उसमें क्या लॉस होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट को बंद कर दो तो उसमें लॉस है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा स्टेशन है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए और उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है ना, तो अल्टीमेटली आप पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो लेकिन आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना उनको, तो आपके लिए तो लॉसेस है वो। लेकिन डीजल पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता, वो छोटा सा है, उसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है प्लांट का साइज स्मॉल होता है सेम कैपेसिटी के लिए। इसमें जो है वर्किंग लाइफ ज़्यादा होता है बाकियों के कंपैरिजन में।
कैपिटल कॉस्ट लेस है, जो मैंने आपको बताया छोटी सी जगह में हो जाता है इंस्टॉल। कूलिंग टावर का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता और सिविल इंजीनियरिंग का काम भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ऐश हैंडलिंग की दिक्कत नहीं होती इसमें। लुब्रिकेशन सिस्टम आपका ईजी है और एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं। अगर आता है एग्जाम में एडवांटेजेस, तो आप ये एडवांटेजेस जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको आप ओवरलोड कंडीशन में ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप केवल पीक लोड के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका लोड है ना, ये आपका टाइम है और आपका लोड कर्व मान लीजिए ऐसे है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका पीक लोड आ रहा है और मान लीजिए ये टाइम जो है आपका 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है। तो आप ये 1 घंटे के लिए जो है वो डीजल पावर प्लांट को आप ऑन कर दीजिए, इससे आप पावर सप्लाई ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। अब लुब्रिकेशन तो आसान है, लेकिन लुब्रिकेशन का कॉस्ट ज़्यादा है और कैपेसिटी लिमिटेड है। जाहिर सी बात है कि छोटे एरिया में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है क्योंकि इसका फ्यूल का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है इसका। नॉइज़ प्रॉब्लम है, कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है आपका, और कॉस्ट देखिए यहाँ लिखा भी है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज़ हाई एंड वेरी टाइम टू टाइम। तो ये था आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। और मैंने आपसे साइट सिलेक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया, एप्लीकेशन डिस्कस कर दिया है, और बेसिक ऑफ डीजल पावर प्लांट मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है आपको लेआउट के बारे में और इसका वर्किंग थोड़ा सा और मैं एक्सपैंड करके आपको बताऊंगा, है ना। तो मेरे ख्याल से डीजल पावर प्लांट का जो है बेसिक्स अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।